हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ एटम्स चैप्टर की, जो कि क्लास 12th फिज़िक्स का टर्म 2 का एक नेक्स्ट टॉपिक है। और एटम और न्यूक्लियर आपको पता ही होगा, आपके चैप्टर हैं चैप्टर नंबर 12 और 13। इसमें से मैं एटम के बेसिक्स कवर कर रहा हूँ आज। ओके, चलो स्टार्ट कर लेते हैं बिना किसी देरी के। देखिए फ्रेंड्स, होता क्या है कि सबको पता है ऑल एलिमेंट्स कंसिस्ट ऑफ वेरी स्मॉल इनविजिबल पार्टिकल कॉल्ड एटम्स। ठीक है, जितने भी हमारे एलिमेंट्स होते हैं वो आपके बहुत छोटे इनविजिबल पार्टिकल एटम्स से मिलके बने होते हैं। ठीक है, और हर एक एलिमेंट के अपने डिफरेंट एटम्स होते हैं। ठीक है, और जैसे जैसे आप एलिमेंट डिफर करोगे वैसे वैसे उनके एटम भी अलग हो जाएंगे। ठीक है, हर एटम का जो स्फेयर होता है, स्फेरिकल शेप होती है उसकी, उसका जो रेडियस होता है 10⁻⁻10 मीटर के आसपास का होता है। अगर मैं आपको बताऊं तो उसमें जो रेडियस होता है वो तकरीबन 10⁻10 के आसपास मीटर का होता है, जिसको आप एंगस्ट्रॉम भी बोल देते हो, एंगस्ट्रॉम। ठीक है, एंगस्ट्रॉम यूनिट आपकी क्या होती है, 10⁻10 मीटर की होती है। ओके, ठीक, तो ये था कुछ इसका बेसिक्स। और इसमें हम जानते ही हैं बहुत अच्छे से कि उसमें क्या होता है कि उसका सारा एंटायर चार्ज जो होता है वो आपका न्यूक्लियस, यानी कि ये वाला अगर मैं एटम का इस हिसाब बना के दिखाऊं आपको, तो ये सेंटर में इसका न्यूक्लियस होता है और इसके चारों तरफ इसके ऑर्बिट्स होते हैं ये। ओके, इस तरीके से तो ये इसका न्यूक्लियस हो जाता है और इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन रोटेट करते हैं ये। तो इसमें होता क्या है कि न्यूक्लियस आपका पॉजिटिवली चार्ज होता है, थ्रू टोटल पॉजिटिवली चार्ज, पॉजिटिव चार्ज होता है, और इसके अराउंड आपके नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। ये इसके बेसिक्स हैं। अब इसमें होता क्या है कि द फर्स्ट मॉडल ऑफ एटम वाज प्रपोज बाय जे थॉमसन। जे थॉमसन ने करा था, ये सबको पता है, जिसको वाटरमेलन मॉडल बोला जाता था या प्लम पुडिंग मॉडल बोलते थे। ओके, उसके बाद रदरफोर्ड आए थे साहब। रदरफोर्ड ने आपका क्या करा था, वो उसको रदरफोर्ड प्लेनेटरी मॉडल ऑफ एटम के नाम से उन्होंने दिया था। लेटर बाद में आपका नील्स बोर आए थे, जिन्होंने बोर मॉडल ऑफ एटम के हिसाब से उसको बना के दिखाया था, जो हाइड्रोजन एटम का था। ठीक है, ये सारे तो बेसिक्स थे जो हम देख चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, अब देख लेते हैं ज़रा कि हाँ एटम्स की किस तरीके से इसमें खोज हुई थी, या रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट जो मैंने आपको, ये आपके स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, अल्फ़ा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट बाय रदरफोर्ड। इसमें क्या था, ये खोज बेसिकली एक्सपेरिमेंट किया गया था एटम्स की खोज के लिए, और एटम के अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं या उनका चार्ज किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होता है उसको लेके ये पूरा एक्सपेरिमेंट किया गया था। ओके, तो इस एक्सपेरिमेंट के ज़रिए मैं आपको बताऊंगा कि इस एक्सपेरिमेंट में हुआ क्या था और इससे क्या ऑब्जर्वेशन हुए, उस ऑब्जर्वेशन से क्या कंक्लूज़न निकाले गए, और उसके बाद रदरफोर्ड साहब ने उसमें कंक्लूज़न में क्या क्या आपको बताया कि हाँ मतलब इस कंक्लूज़न से आप क्या क्या और ज़्यादा आप ये बता सकते हो कि कंक्लूड कर सकते हो बेसिकली कि हाँ ये चीज़ें होती हैं, इसके अंदर कौन कौन सा चार्ज कहाँ कहाँ स्टेबलाइज होता है, या उसका जो आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर है वो किस तरीके से होता है। ओके, इसके साथ आपको इसमें बताया जाएगा कि इसके अंदर एनर्जी किस हिसाब से रोटेट करती है, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी का क्या कंसेप्ट है, क्लोजेस्ट अप्रोच के बारे में भी बता दूंगा मैं इसी में साथ के साथ। तो ये वीडियो ज़्यादा लंबी तो नहीं, लेकिन फिर भी ऐसा है कि आप इसको पूरी देखेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। चलो फिर स्टार्ट करते हैं इसको ज़्यादा बिना कुछ देरी के। तो इसमें क्या है, अल्फ़ा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट लिया गया था। इस अल्फ़ा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, इसमें क्या था कि जैसे आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, इसमें एक लेड कैविटी के अंदर हमारा सोर्स रखा गया था। अब ये जो सोर्स है हमारे पास, सोर्स, ये सोर्स में क्या लिया था, ये सोर्स में लिया गया था बिस्मथ। बिस्मथ मेटल जो होता है जिसका 83 एटॉमिक नंबर होता है और 214 यानी कि 214 इसका एटॉमिक मास होता है। इसको हमने एज अ सोर्स लिया था। इस सोर्स में से हमने क्या कराया था एज अ सोर्स, इसमें से अल्फ़ा स्कैटरिंग, अल्फ़ा रेज को निकाला गया था। मतलब अल्फ़ा रेज इज़ अलाउड टू पास, अलाउड टू बम्बार्ड एक्चुअली ओवर द गोल्ड फॉयल। ये जो आप सेंटर में देख रहे हो, ये चीज़, ये है गोल्ड फॉयल। ये गोल्ड फॉयल की पूरी प्लेटिंग है, ये जो मैंने इसमें ओवरलैपिंग सी कर दी है, ये देख लो ध्यान से। ठीक है, ये बहुत थिन गोल्ड फॉयल है, गोल्ड फॉयल ऑफ ऑर्डर 10⁻⁻8 मीटर थिकनेस, 10⁻⁻8 मीटर थिकनेस। ये क्या है, आपकी गोल्ड फॉयल की थिकनेस है। ओके, इसको एक कोलिमिनेटर के थ्रू, इसको अल्फ़ा रेस को इस अलाउड टू पास ओवर दिस गोल्ड फॉयल, इसको कॉल्यूमिनेटर कहते हैं। कॉल्यूमिनेटर का मतलब आपका ये हो गया कि वो आपको एक तरीके से लाइट को बीम देता है, मतलब स्कैटरिंग नहीं होने देता, और एक बोइंग नुमा उसकी शेप दे देता है। जैसे बचपन में सबने खेला ही है, मतलब वो आता ही था, आपको पता है,
लेज़र लाइट वगैरह, तो लेज़र लाइट क्या है, वो एक बीम की तरह जाती है बिना किसी स्कैटर हुए। तो उसी तरीके से अल्फ़ा रे को स्कैटर करवाया गया, मतलब बीम नुमा शेप में बना के उसको गोल्ड फॉयल के ऊपर बॉम्बार्ड कराया गया। बॉम्बार्ड का मतलब होता है हेड ऑन कोलिजन कराया गया। अब इस हेड ऑन कोलिजन के साथ कई सारे इसमें ऑब्जर्वेशन देखने को मिले थे। ओके, ऑब्जर्वेशन लेने से पहले मैं आपको कुछ बता देता हूँ। इसमें क्या हुआ था कि ये एक माइक्रोस्कोपिक डिटेक्टर लगाया गया था जो कि जिंक सल्फाइड स्क्रीन के ऊपर रोटेट करता है। ये जिंक सल्फाइड की स्क्रीन है, इसको जिंक सल्फाइड की स्क्रीन कहेंगे, जिंक सल्फाइड स्क्रीन। ओके, ये ऑब्जर्वेशन के लिए था कि जो भी आपके अल्फ़ा रेज इस पूरे आपके ऊपर, मतलब पूरे ऑब्जर्वेशन के ऊपर, पूरी ऑब्जर्वेशन वाली जो आपकी लाइन है इसके ऊपर आती है, तो इसको रोटेशन दिया जाएगा इस तरीके से रोटेशन दिया जाएगा ये, और ये ऑब्जर्व करेगा कि कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी लाइट या कौन कौन से अल्फ़ा पार्टिकल्स की रेज की पहुँची हुई है। ओके, तो ये सारी तो हो गई इसके अरेंजमेंट की बात। लेट अस डिस्कस अबाउट द ऑब्जर्वेशंस कि इसके अब ऑब्जर्वेशन क्या निकल के आए। ओके, और हाँ, ध्यान रहे ये रेडियो एक्टिव सोर्स है। रेडियो एक्टिव सोर्स ये बताने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। वो सोर्स होते हैं जो अपने आप, मतलब स्पॉन्टेनियसली वर्क करते हैं हमारे नेचर में, जिनको आपको कुछ भी छेड़खानी करने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप होते हैं ये। ओके, ऑब्जर्वेशन के अंदर इसमें सबसे पहली ऑब्जर्वेशन मैं आपको इसमें बता देता हूँ। ऑब्जर्वेशन जो इसमें पहली ऑब्जर्वेशन थी वो मैं आपको यहाँ पे 1 बाय 1 इसमें बताऊँगा, और इसको आप समझते हुए चलेंगे साथ के साथ ही। ऑब्जर्वेशन में जो इसमें पहली ऑब्जर्वेशन आई थी वो क्या थी, वो थी मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पास थ्रू द गोल्ड फॉयल विदाउट एनी अप्रिशिएबल डिफ्रेक्शन। अगर आप इसमें ध्यान से एक्सपेरिमेंट में देखें तो कई सारे अल्फा पार्टिकल्स हैं जो एज इट इज़ पास करके आ जाते हैं और इनमें कोई छेड़खानी नहीं होती है, मतलब कि ये बिल्कुल भी डिफ्लेक्ट नहीं होते हैं। ओके, और तो ये सबसे पहली थी, है ना, कि मोस्ट अल्फा पार्टिकल्स passes most of the alpha particles passes without deflection। चलिए ये आपको समझ में आ गया। अच्छा, इसमें जो दूसरी ऑब्जर्वेशन थी वो ये थी कि ओनली अबाउट 1.14%, यानी कि 0.14% ही आपके अल्फ़ा पार्टिकल ऐसे थे जो आपकी 1 डिग्री से ज़्यादा का डिफ्लेक्शन लेके गए थे। 1 डिग्री से ज़्यादा का डिफ्लेक्शन देख लो दोस्तों। यहाँ पे ये जो थीटा एंगल है, यहाँ पे ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ये वाला जो थीटा एंगल है यही है आपका डिफ्लेक्शन। 1 डिग्री से ज़्यादा का जो डिफ्लेक्शन है वो आपका केवल और केवल 0.14% अल्फ़ा पार्टिकल ही केवल इतना लेके गए थे। 0.14% का मतलब आप ऐसे समझ सकते हो दोस्तों, इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि जैसे अगर आप मैं लेता हूँ कि भाई 100, तो 100 में ये 0.14 है, 100 में 0.14 यानी 1000 में से 1.5, 1000 में से मात्र 1 या 1.5, तो 1000 में से 1 या 1.5 पार्टिकल ऐसे थे जो आपके 1 डिग्री से ज़्यादा का डिफ्लेक्शन लेके गए थे। ठीक है, अब इसमें थर्ड नंबर की जो ऑब्जर्वेशन थी वो ये थी कि मोर देन, मतलब इन अराउंड 8000 पार्टिकल्स या 8000 अल्फ़ा रेज इन 8000, एक सेकेंड, 8000 अल्फ़ा रेज, 8000 अल्फ़ा रेज में से लगभग 8000 रेज में से ओनली वन, यानी कि ये वाली जो प्रोबेबिलिटी थी, ये भी ऑब्जर्वेशन हुआ था, वो जो थी वो थी 90% से या 90 डिग्री से ज़्यादा का जो डिफ्लेक्शन लेके बैठी हुई हैं। यानी कि 90 डिग्री से ज़्यादा जो जितनी रेज डिफ्लेक्ट हुई हैं वो कितनी है, केवल और केवल 8000 में से 1, यानी कि हर 8000 में एक रे ऐसी होगी जो आपकी केवल 90 डिग्री से ज़्यादा डिफ्लेक्ट होगी। और वो आप यहाँ देख सकते हो, ये वाली रे है वो, ये वाली जिसके ऊपर मैं ओवरलैपिंग कर रहा हूँ, ये दिख रहा है आपको, ये वाली रे है वो। तो इसको ध्यान रखेंगे। अभी मैं आपको ऑब्जर्वेशन बता रहा हूँ, बाद में इसके कंक्लूजन भी बताऊँगा। ओके, ये है। इसके अलावा हमने इसमें देखा था कि टोटल नंबर ऑफ़ अल्फ़ा पार्टिकल्स जो हैं वो n ले लेते हैं स्कैटरिंग के हिसाब से, एंगल ऑफ स्कैटरिंग थीटा, यानी कि n थीटा। तो ऑब्जर्वेशन ये लिया गया कि जो n थीटा है आपका, यानी कि ये होते हैं नंबर ऑफ़ अल्फ़ा पार्टिकल्स। ये कौन से हैं, नंबर ऑफ़ अल्फ़ा पार्टिकल पर स्कैटरिंग एंगल पर यूनिट एरिया, है ना। ये हो जाएगा आपका नंबर ऑफ़ अल्फ़ा पार्टिकल्स, नंबर ऑफ़ अल्फ़ा पार्टिकल्स स्कैटर्ड। ये कौन से स्कैटर्ड वाले हैं, स्कैटर्ड वाले। थोड़ा सा इसको हम जूम इन कर लेते हैं और ये हो जाता है आपका
नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड पर यूनिट एरिया, यानी कि इसको पर यूनिट एरिया में से कितने आपका डिफ्लेक्ट हो रहे हैं या स्कैटर हो रहे हैं अल्फा पार्टिकल, ये वो है। और इसके लिए एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आया था या दिया गया था, वो था एन थीटा विच इज़ प्रोपोर्शनल टू 1 साइन की पावर 4 थीटा बाई 2। ये साइन की पावर 4 थीटा बाई 2 इस रिलेशन के हिसाब से आपके नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल स्कैटर करेंगे। जो भी आपका उसमें एंगल होगा आप उस एंगल को यहाँ फिट करेंगे और साइन के रेस्पेक्ट में उसकी वैल्यू निकाल के उसका 4 पावर करेंगे, उसका पावर 4 करेंगे, उसके हिसाब से आप एन थीटा निकालेंगे। यानी कि अगर आप देख सकते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा कम नंबर में निकल के आएगा। क्यों? क्योंकि साइन की वैल्यू या साइन के एंगल के अंदर आप जितनी छोटी वैल्यू अगर आप डालते हो, है ना, उसका आप जितना भी पावर करोगे तो वो और छोटा होता चला जाएगा, जिससे कि आपके नंबर ऑफ निकल के तो आएंगे लेकिन उतने ज़्यादा अप्रिशिएबल अमाउंट में नहीं होंगे। एनीवे हमने ये देख लिया है। इसका जो 5 नंबर का 5th नंबर का जो इसका ऑब्जर्वेशन था वो ये था। 5th नंबर का ऑब्जर्वेशन क्या है कि अगर हम इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो सबको पता है कि भाई अल्फ़ा रे है। अल्फ़ा रे एक्चुअली, सॉरी मैं आपको बताना भूल गया, अल्फ़ा रे इसमें क्या होता है, सबसे पहले ये समझ लो कि अल्फ़ा रे या अल्फ़ा पार्टिकल होता क्या है। अल्फ़ा पार्टिकल इज़ नथिंग बट द हीलियम न्यूक्लियस ऑफ हीलियम होता है। ये क्या होता है ये देख लेते हैं। ये हीलियम का न्यूक्लियस बोला जाता है, हीलियम का न्यूक्लियस, यानी कि जिसमें से इलेक्ट्रॉन आपके निकाले जा चुके हैं। अगर हीलियम का न्यूक्लियस है दैट मीन्स इसके अंदर क्या है भाई, इसके अंदर 2 प्रोटॉन है। ओके, 2 प्रोटोनिक चार्ज का ये होता है। ओके, न्यूट्रॉन्स भी होते हैं करस्पॉन्डिंगली, लेकिन हम चार्ज की अगर बात कर रहे हैं तो 2 प्रोटोनिक चार्ज होता है। 2 प्रोटोनिक चार्ज, इसका मतलब ये है कि ये 2 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के बराबर ही है एक तरीके से, बस पॉजिटिव है। इसी वजह से इसको पॉजिटिव चार्ज बोलते हैं, क्योंकि ये प्रोटोनिक चार्ज होता है, प्रोटोन पॉजिटिव होता है, सबको पता है। ओके, चलिए ठीक है। तो अगर आप हीलियम के न्यूक्लियस को देखते हो तो हीलियम के न्यूक्लियस के बीच में और गोल्ड फॉयल है। गोल्ड फॉयल क्या है, गोल्ड फॉयल भी अगेन एक मतलब मेटल ही है। तो क्या होगा, तो इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगती है विच इज़ काइंड ऑफ, भाई अगर ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव के बीच में हम सब जानते हैं वो कैसी फोर्स होती है, रिपल्सिव फोर्स होती है। पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स होती है। तो अगर मैं इसमें रिलेशन निकालता हूँ तो क्या निकल के आएगा, या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का 2E और ये हो जाता है ZE, ये तो हो गया आपका क्या, और ये हो गया R²। 2E और ZE क्या है, 2E क्या है, देखो 2E जो है वो आपका क्या है, चार्ज किसका, हीलियम पे, या हीलियम रे का चार्ज है ये आपका चार्ज ऑन हीलियम रे, चार्ज ऑफ हीलियम या अल्फ़ा पार्टिकल जिसको कह रहे हैं आप। अभी बताया मैंने अल्फ़ा पार्टिकल के ऊपर 2 प्रोटॉनिक चार्ज है, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के बराबर पॉजिटिव चार्ज है। तो इसमें देख लीजिए आपने इसमें 2E यानी 2 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज लिया हुआ है। सिमिलरली ये क्या है आपका, ये चार्ज ऑफ मेटल है, चार्ज ऑफ मेटल। अब इस केस में हमने मेटल क्या लिया हुआ है, गोल्ड लिया हुआ है, तो गोल्ड का चार्ज हो जाएगा यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास ये इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला ये वाला फोर्स काम करेगा। अब ये सारी ऑब्जर्वेशंस थी। ओके, अब ये सारी ऑब्जर्वेशन मतलब इस एक्सपेरिमेंट के ऊपर ली गई थी। ये जो एक्सपेरिमेंट आपका हुआ है ये पूरा ये ऑब्जर्वेशन कंसिस्ट करता है। आई होप इसके अभी तक इसके बारे में आपको सब समझ में आ रहा है। ऑब्जर्वेशन ज़रा ध्यान से एक बार और देख लीजिए। मोस्टली अल्फ़ा पार्टिकल जितने थे वो बिना डिफ्लेक्शन के पास कर गए थे, है ना, और केवल कुछ ही थे, यानी कि 0.14% ऐसे अल्फ़ा पार्टिकल थे जो 1 डिग्री से ज़्यादा का डिफ्लेक्शन ले रहे थे। ओके, और उनसे भी कम यानी कि 8000 रेज में 8000 अल्फ़ा पार्टिकल्स में केवल एक अल्फ़ा पार्टिकल ऐसा था जो 90 डिग्री से ज़्यादा का डिफ्लेक्शन ले रहा था। ओके, यानी कि ये बिल्कुल ही ना के बराबर हैं। ओके, और इसके साथ एक ये बताया गया था रिलेशन कि भाई आपका एन थीटा क्या है, नंबर ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल्स स्कैटरिंग पर यूनिट एरिया अल्फ़ा पार्टिकल कितने स्कैटर्ड हो रहे हैं उसको आप स्कैटरिंग एंगल के साथ इसने एक रिलेशन बना के बता दिया है, जो कि आपको ये ध्यान में रखना होगा कि आपका ये वाला रिलेशन होल्ड करेगा। इसके साथ आपका नीचे है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जो कि अल्फ़ा पार्टिकल और गोल्ड फॉइल के बीच में लग रहा होगा। ये बहुत ही आसान है, ये सबको पता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पॉजिटिव के बीच में रिपल्सिव और पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स लगता है। ठीक है, तो यहाँ तक की बात हो गई है। अब ज़रा इस पे कंक्लूजन पे आ जाते हैं। कंक्लूजन क्या कहता है इसका,
बच्चों देखो इसका कंक्लूज़न समझो। कंक्लूज़न क्या है, ऑब्जर्वेशंस के हिसाब से हम कंक्लूज़न ले लेते हैं। ओके, तो सबसे पहले नंबर का जो कंक्लूज़न है वही क्या कहता है कि एटम के पास बहुत सारा एम्प्टी स्पेस है। यानी कि पहला जो हमारा ऑब्जर्वेशन था कि अल्फा पार्टिकल बिना डिफ्लेक्शन के बहुत सारे पास कर गए थे, तो इसका मतलब क्या है कि अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव है। अगर बिना डिफ्लेक्शन के पास कर गए तो इसका मतलब ये देखो, ये समझो कि सपोज करो ये वो न्यूक्लियस है गोल्ड फॉइल का और ये ऑर्बिट है, ये ऑर्बिट है। तो इसमें क्या है, इसमें इलेक्ट्रॉन यहाँ है, ये देख लो ये है इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन है। ओके, और ये वाला जो बीच का एरिया है ये सब खाली स्पेस है। तो कई सारे जो अल्फ़ा पार्टिकल थे वो इसी स्पेस में से पास कर गए, इसी स्पेस के अंदर से पास कर गए। तो बहुत सारे ऑब्वियस सी बात है कि भाई दिख ही रहा है हमें इस वाले स्ट्रक्चर के हिसाब से कि भाई बहुत सारा एम्प्टी स्पेस है। तो इसमें क्या है कि बहुत सारे एम्प्टी स्पेस में से वो बिना डिफ्लेक्ट हुए पास कर गए, और केवल उनको जो डिफ्लेक्शन मिला वो सेंटर के पास मिला। सेंटर के पास मिलने का मतलब ये है कि जो अल्फ़ा पार्टिकल सेंटर के पास से होके निकले हैं, जो अल्फ़ा पार्टिकल, अब ये दूसरे नंबर का देख लेते हैं पहले ऑब्जर्वेशन। ये दूसरे नंबर का ऑब्जर्वेशन ये वाला कह रहा है, ये देख लो ये वाला 0.14% जो 1 डिग्री से ज़्यादा का डिफ्लेक्शन ले रहा है। अब ये जो 1 डिग्री से ज़्यादा का रिफ्लेक्शन ले रहा है ये हमारा दूसरे नंबर का जो था, इसका मतलब ये हो गया कि भाई अल्फ़ा पार्टिकल क्या है, वो सब पॉजिटिव है, ये सब पॉजिटिव है। ओके, तो अगर ये डिफ्लेक्शन कब लेंगे, अगर सपोज करो कि ये इलेक्ट्रॉन, ये रहा हमारा एक इलेक्ट्रॉन, और इसके बगल से कोई अल्फ़ा पार्टिकल जा रहा है या अल्फ़ा पार्टिकल निकल रहा है, तो वो इस इलेक्ट्रॉनिक चार्ज होने की वजह से हमारा किस टाइप की फोर्स ऑब्जर्व करेगा या फील करेगा, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होने की वजह से ये जो जा रहा है, ये ध्यान से देख लेना, ये जो जा रहा है ये हल्का सा डिफ्लेक्ट होकर नीचे की तरफ हो जाएगा, जो कि क्यों, क्योंकि इफेक्ट ऑफ न्यूक्लियर इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। तो ये अल्फ़ा पार्टिकल यहाँ से होके निकल जाएगा कुछ इस तरीके से। ओके, जो आपके इलेक्ट्रॉन्स के पास से होके निकलेंगे वो थोड़े थोड़े डिफ्लेक्ट हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन की तरफ, या ये कह लो, हाँ सॉरी, इलेक्ट्रॉन की तरफ कर लेते हैं इसको। ओके, तो ये नीचे वाला हटा देते हैं, तो इलेक्ट्रॉन की तरफ हो गया। ओके ओके, तो इसका यानी कि यहाँ आता है प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये पता चलता है इसमें प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और तीसरा जो है हमारे पास वो पता चलता है कि भैया बहुत ही कम है, लगभग ये 8000 में से कोई एक जो पूरी तरह डिफ्लेक्ट या 90 डिग्री से ज़्यादा का डिफ्लेक्शन ले रहा है। 90 डिग्री से ज़्यादा का डिफ्लेक्शन लेने का मतलब क्या है कि वो अल्फ़ा पार्टिकल पूरी, मतलब अगर जो सामने से 90 डिग्री से ज़्यादा ले जाएगा, इसका मतलब क्या है कि उसने फील किया है प्रेजेंस किसकी, न्यूक्लियस की। इस न्यूक्लियस की प्रेजेंस फील करिए। न्यूक्लियस क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है। अब सबको पता है पॉजिटिव के पास जाएगा तो है नहीं, तो वो वहाँ से आपका डिफ्लेक्ट बैक कर जाएगा, वो वहाँ से आपका डिफ्लेक्ट बैक कर जाएगा। ये देख लीजिए आप, ये डिफ्लेक्ट गया, ये यहाँ से ऐसे डिफ्लेक्ट बैक कर गया, यानी कि इसको जाना चाहिए था सीधे और डिफ्लेक्ट हो गया, यानी कि इसका ओरिजिनल पाथ ये था। तो ये वाला एंगल, ये वाला एंगल देख रहे हो, ये 90 से ज़्यादा का एंगल है। तो 90 से ज़्यादा के एंगल पे जो डिफ्लेक्ट कर जाते हैं, यानी कि वहाँ पे आपको प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस मिलती है। प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस कैसा होता है सबको पता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस। ओके, चलिए ठीक है। अब इससे ये पता चलता है कि भाई न्यूक्लियस और जो ऑर्बिट है, ऑर्बिट में घूम रहे हैं इलेक्ट्रॉन है, उनके बीच में स्पेसिंग बहुत होती है, स्पेसिंग बहुत होती है, यानी कि ये स्पेसिंग इतनी होती है तकरीबन अराउंड 10⁴ और या 10⁵ टाइम्स, 10⁴ और 10⁵ टाइम्स ऑफ न्यूक्लियर साइज जो भी आपका न्यूक्लियर साइज है उससे भी इतने गुने बड़ी, इतनी बड़ी स्पेसिंग होती है। देख लो जरा सा आपका न्यूक्लियस है और ये बाहर वाला ऑर्बिट या अंदर वाला ऑर्बिट इसके मुकाबले कितना बड़ा है। ठीक है, तो ये जो बीच की स्पेसिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है, इस बीच की स्पेसिंग बहुत ज़्यादा होने की वजह से वो अनडिफ्लेक्शन होकर पास हो जाती है। ओके, तो इससे हमारा 5वें नंबर में यानी कि यहाँ पे आपको न्यूक्लियस और एटॉमिक साइज़ के बीच में रिलेशन पता चल गया होगा। ओके, जो इसका एक ऑब्जर्वेशन और है वो है कि आपका जो कई सारे, जितना ज़्यादा आपका वेलोसिटी वेक्टर का डिस्टेंस होगा, अल्फ़ा पार्टिकल का जो वेलोसिटी वेक्टर है उसका जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा सेंट्रल लाइन से मतलब कहने का, ये देख लीजिए एक बार दोबारा से डायग्राम देखते हैं। ये जो सेंट्रल लाइन है यानी कि जिसके ऊपर से ये स्ट्रेटली पास कर रहा है, बीच वाली जो अल्फ़ा लाइन है, अल्फ़ा पार्टिकल वाली, ठीक है, यानी कि ये वाली जो लाइन है, देखो मैं इसमें ख़राब नहीं कर रहा हूँ लेकिन आप ये देख लीजिए, ये वाली जो लाइन है, ये वाली, ये जितना ज़्यादा वेलोसिटी वेक्टर यानी का मतलब कि इस डायरेक्शन में,
यानी कि इस डायरेक्शन में जितना ज़्यादा वो वेलोसिटी से भागेगा और जो आपका वो स्कैटरिंग यानी कि डिफ्लेक्शन लेगा सेंटर लाइन से, उतना ही ज़्यादा आपका एंगल ऑफ स्कैटरिंग या लेसर इज़ द एंगल ऑफ स्कैटरिंग होगा, यानी कि स्कैटरिंग एंगल कम होगा। वही ऑब्वियस सी बात है कि वेलोसिटी अगर ज़्यादा हो जाएगी, वेलोसिटी अगर आपकी ज़्यादा होगी तो स्कैटरिंग भी कम ही रहेगी, क्योंकि वो बहुत स्पीड से पास कर जाएगा तो उसको इतनी मतलब कम ही रहेगी, वो ज़्यादा उतनी नहीं पहुँचेगी। तो आप ये लिख सकते हैं वेलोसिटी वेक्टर का डिस्टेंस, वेलोसिटी वेक्टर डिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा, जितना ज़्यादा यानी कि हाई की तरफ दिखा दिया मैंने, ठीक है। ये किसका वेलोसिटी वेक्टर है? अल्फा पार्टिकल का वेलोसिटी वेक्टर है, ओके। तो एंगल ऑफ स्कैटरिंग यानी एंगल ऑफ स्कैटरिंग उतना कम होगा, ठीक है। तो ये भी आपका एक तरीके का स्ट्रेटली ऑब्जर्वेशन है, यानी कि रदरफोर्ड के नाम पे रदरफोर्ड ने जो आपके इसमें आप कंक्लूड कर सकते हो वो ये रिलेशन निकाला था कि भाई आपका क्या है, न्यूक्लियस की प्रेजेंस है, न्यूक्लियस और एटॉमिक साइज़ के बीच में क्या डिफरेंस है वो बता दिया था उसने। ये देख लो यहाँ पे रदरफोर्ड ने, भाई उसने कहा था कि या एक्सपेरिमेंट के हिसाब से एटॉमिक साइज़ की बात कर लेते हैं, एटॉमिक साइज़, ओके। तो एटॉमिक साइज़ की बात कर लेते हैं। एटॉमिक साइज़ आपका 10⁻⁻10 के ऑर्डर का होगा, यानी कि मैंने आपको पहले भी बता दिया था, यानी कि ये तकरीबन एंगस्ट्रॉम में जाता है, ओके। और न्यूक्लियस साइज़ जो होता है, यानी न्यूक्लियर साइज़ जो होता है आपका, वो आपका इससे 10⁴ या 5 टाइम्स छोटा होता है, यानी 10⁻⁻15 मीटर का होता है, यानी कि आप इसको फर्मी मीटर भी कह सकते हैं, यानी FM कहते हैं इसको, ओके। फर्मी मीटर के साइज़ का होता है। तो 10⁴ और 5 टाइम्स मतलब लाखों गुना छोटा होता है वो उससे, ओके। इसके साथ एक टर्म एसोसिएटेड है बच्चों, वो है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, क्लोजेस्ट अप्रोच। अब ये डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का क्या मतलब है, जल्दी से इसको भी समझ लेते हैं। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का मतलब है कि भाई सपोज करो कि ये गोल्ड फॉइल का न्यूक्लियस है, ये वो गोल्ड फॉइल का न्यूक्लियस है जो हमने सेंटर में रखा हुआ है, ओके। और ये इसका ऑर्बिट हो गया बाहर का। तो ये जो अल्फ़ा पार्टिकल यहाँ से आ रहा है, ये जो अल्फ़ा पार्टिकल आ रहा है, ये अल्फ़ा पार्टिकल जो कि आपका हीलियम का न्यूक्लियस होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है, अगेन ये भी पॉजिटिवली चार्ज है। तो ये आपका इससे कितना क्लोज, देखो ये पॉजिटिव है वो भी पॉजिटिव है, इसका मतलब ये है कि ये इसको पूरा टच तो नहीं करेगा, क्योंकि ये हमारे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के प्रिंसिपल्स के खिलाफ है। पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करते हैं, रिपल करते हैं, रिपल करेंगे तो क्या होगा कि ये कितना पास तक जाके इसके बाउंस बैक होता है या रिपल बैक होता है, कितना पास तक जाके इससे रिपल बैक होता है वो पॉइंट, ये इसके कितना पास जाके रिपल बैक आएगा वो पॉइंट, यानी कि ये वाली जो डिस्टेंस है, ये वाली यहाँ से लेके यहाँ तक, ये वाली जो डिस्टेंस है इसको R0 बोलेंगे, और इसी डिस्टेंस को क्लोजेस्ट अप्रोच बोलेंगे, इसी डिस्टेंस को क्लोजेस्ट अप्रोच बोलेंगे कि आपका हीलियम का जो पार्टिकल है वो गोल्ड फॉइल के न्यूक्लियस के पास जाके कितना पास तक जाता है ना, कितना पास तक जाता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, आपका डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। इस पॉइंट पर आके, जिस पॉइंट पर आके क्योंकि आपका अल्फा पार्टिकल कुछ टाइम के लिए रेस्ट में होगा, तो यहाँ पे उसकी काइनेटिक एनर्जी विल बी कन्वर्टेड इनटू द पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी मोशन के साथ होती है, पोटेंशियल एनर्जी आपकी स्टिलनेस के साथ होती है, ठीक है। रुकी हुई एनर्जी के लिए पोटेंशियल बोला जाता है, काइनेटिक के लिए मोशन के लिए बोला जाता है, ओके। तो अगर हम इसके लिए बड़ा आराम से हमें फॉर्मूला पता ही है बहुत ईजिली, वो फॉर्मूला आप देख लो क्या है कि भाई अगर मैं यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन लेता हूँ तो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे अल्फ़ा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर हो जाएगी, यहाँ पे देख लो ध्यान से, ये आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के बराबर हो जाएगी। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी आपकी यहाँ क्या निकल के आएगी, 1/4πε0, यानी कि जो हम देख ही रहे थे ZE2E/R0, ठीक है भाई। एनर्जी और फोर्स में क्या रिलेशन होता है, डिस्टेंस की मल्टीप्लिकेशन होती है, डिस्टेंस आपने मल्टीप्लाई कर दी है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आपने देखा ही है, वही ऊपर एक्सप्रेशन मैंने आपको नोट करवाया था, F = 1/4πε0 2E ZE अपॉन नीचे R² था, ये R² था ये वाला, है ना।
इससे डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये एनर्जी बन जाएगी। वो एनर्जी कौन सी निकल के आ जाएगी, वो आपकी यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। और पोटेंशियल एनर्जी अगर क्लोजेस्ट अप्रोच के टाइम में देखी जाए तो वो काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगी। ओके तो अब यहाँ से हम डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच आर नॉट निकाल सकते हैं बड़े आराम से। कैसे निकालेंगे, 1/4πε0 ZE/2E और यहाँ पे आ जाएगा K। ठीक है, तो यहाँ पे ये डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच हो जाती है। क्या हो जाती है, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। ओके, ये तो बहुत आराम से हो जाएगी। अब काइनेटिक एनर्जी, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी आप इक्वेट कर सकते हो 1/2mv²। ठीक है, ये सबको पता होता है, 1/2 हाफ mv² होता है, यानी कि ये क्या हो जाता है आपका मास ऑफ, ठीक है, यहाँ मास ऑफ पार्टिकल, यानी कि यहाँ पे क्या है, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल है तो अल्फा पार्टिकल ले लेंगे, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल, और ये उसकी वेलोसिटी हो जाएगी कि आपकी कितनी वेलोसिटी से वो चल रहा है अल्फा पार्टिकल। ओके, तो बड़े आराम से हमने ये सारी चीज़ें समझ ली हैं। यहाँ पे मैंने आपको तकरीबन अल्फा रे स्कैटरिंग के हिसाब से जितना भी था, न्यूक्लियस की प्रेजेंस या न्यूक्लियस का आपका ऑब्जर्वेशन कैसे किया था रदरफोर्ड ने, पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस की खोज कैसे हुई थी, वो सब बता दिया है ना। एक तरीके से इसमें सब बता दिया गया है। इसके साथ एक एंगल ऑफ स्कैटरिंग जुड़ा हुआ है, वो मैं आपको बात ही बातों में कई बार बता चुका हूँ, फिर भी आप यहाँ पे एक बार और, छोटा सा टॉपिक है एंगल ऑफ स्कैटरिंग, जिसको थीटा बोला जाता है। थीटा एंगल ऑफ स्कैटरिंग है, वो क्या है आपका, ये वो एंगल है जिससे अल्फा पार्टिकल जो है गेट्स डेविएट फ्रॉम इट्स द ओरिजिनल पाथ अराउंड द न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस से के अराउंड जो भी ओरिजिनल पाथ से डेविएशन होता है ना, यहाँ लिख सकते हैं, बड़े आराम से लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। डेविएशन फ्रॉम द ओरिजिनल पाथ, डेविएशन फ्रॉम द ओरिजिनल पाथ, यानी कि जिस ओरिजिनल पाथ से वो जा रहे थे उनसे जो भी थोड़ा बहुत भी वो डेविएट हुए, थोड़ा बहुत से लेके ज़्यादा तक जितना भी डेविएशन हुआ है वो थीटा है। यानी कि आपने पूरे इसके अंदर जो भी एक्सपेरिमेंट के अंदर हमें सबसे ऊपर आ जाते हैं, यानी कि जो हमने वो थीटा एंगल देखा था, यानी कि ये वाला एंगल, ये वाला, यही वो थीटा एंगल है, एंगल ऑफ स्कैटरिंग एंगल। ओके, तो बच्चों मैंने यहाँ पे आपको तकरीबन आपका अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से लेके, मतलब कि मीडियम से, उसके मीडियम से आपको रदरफोर्ड का पूरा मॉडल एक्सप्लेन कर दिया है। इसमें स्कैटरिंग सब बता दिया है, ऑब्जर्वेशन क्या थी वो सारी चीज़ें बता दी हैं। और इस वीडियो को आप ध्यान से शुरू से लेके एंड तक अगर देखोगे तभी अच्छे से एक्सपेरिमेंट समझ में आएगा। रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट आपका अगर 3 मार्क्स में भी आता है तो आप बड़े आराम से उसके ऑब्जर्वेशन के साथ उसको लिख सकते हो। इसके अलावा इसमें ज़्यादा कुछ भी नहीं है रदरफोर्ड के अंदर। ठीक है, और एटम्स की स्टार्टिंग यानी एटम का जो बेसिक है वो मैंने आपको इसके अंदर पूरा कवर कर दिया है। तो आई होप कि आपको यह बहुत अच्छे से समझ में आया है। अगर ये बहुत अच्छे से समझ में आ जाए तो भी इस वीडियो को आप रिवीजन के तौर पे दोबारा ले सकते हैं, और इसको वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स वगैरह को शेयर भी कीजिए। ओके, वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक भी कीजिए और इसको शेयर भी कीजिए। आज की वीडियो यहीं तक है। थैंक यू सो मच।